थैंक यू बच्चों। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n so that sin x into sin x plus cos x is equals to n has at least one solution। ठीक है, चलो करो। कल जैसा ही है, थोड़ा बहुत कल जैसा अपन ने जो क्वेश्चन करा था थोड़ा बहुत उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ वो मेरे को पता है, हर्ष आपने भेजा था ना, मैंने देख लिया वो मैंने। वो रुचिता सिंगेज ट्रिगो की बुक अलग आती है एक्चुअली। 11th में ना वो 3 बुक आती है एक्चुअली, सिंगेज की 3 बुक लेनी पड़ती है 11th में। ट्रिगो की अलग आएगी, एलजेब्रा की अलग आएगी और कोऑर्डिनेट की अलग आएगी। आयुष का आंसर आया है, रूपांशु का भी आया है। एसएलओनी मत लो, नहीं एसएलओनी मत लेना पीयूष। अरे वो एसएलओनी पहले क्या सब्जेक्टिव के लिए ठीक रहती थी, अब मजा नहीं आता उसमें। एसएलओनी, एडास गुप्ता सब पुरानी बुकें हैं। नहीं रूपांशु आयुष आपका आंसर तो सही दिख रहा है मेरे को। आयुष का आंसर सही दिख रहा है, रूपांशु नहीं। अच्छा 5 वो ले। हर्षल का भी सही दिख रहा है शायद से। ओके शयान। आरडी शर्मा स्कूल के लिए ठीक है। आरडी शर्मा यार एक आरडी शर्मा 11th वाली आती है, वो तो स्कूल के लिए तो ठीक रहती है, पर यहाँ के लिए इतनी काम नहीं आएगी वो। हाँ रूपांशु में समझ गया वो बात। हाँ चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बुक की बात बाद में, क्वेश्चन कर लो पहले। बुक अलग से पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन आ जाए ना तो 100% कंसंट्रेशन अपना क्वेश्चन पे होना चाहिए। मतलब फिर ट्रेन आ रही है कि ट्रेन जा रही है, मतलब ही नहीं रह कुछ भी। हाँ यश का आंसर सही दिख रहा है। हाँ वेरी गुड, सही है। चलो बता दूं मैं। चलो करते हैं अपन, ठीक है। 2 वैल्यू आनी चाहिए इनकी। वैल्यू कौन कौन सी है वो मेरे को देखना पड़ेगा। आंसर 2 है वैसे, ठीक है। sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू n। मतलब बात देखो वापस से वही है कि आपको किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब मिलेगा। जैसे मान लो अब इसमें मैं बात करूं
तो ये मेरे पास आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एन। मैं इससे यदि x की वैल्यू निकालूं तो मुझे x की वैल्यू कब मिलेगी? मुझे x की वैल्यू तब मिल पाएगी जब यहां पे जो इज इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ है वो इज इक्वल टू में जो कुछ आए वो नहीं, इसकी रेंज के अंदर अंदर आए। इसकी रेंज के अंदर अंदर यहां पे इज इक्वल टू में लिखा हुआ तो मुझे सॉल्यूशन मिल पाएगा। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछूं कि मैं आपसे लिखता हूं cos x इज इक्वल टू, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों यहां पे क्या लिखूं मैं ताकि मुझे x की वैल्यू मिले, तो आप क्या बोलेंगे? -1 से 1 के बीच में लिख दो सर तो मुझे कुछ ना कुछ x मिल जाएगा, यही बोलोगे ना आप। इसका मतलब क्या हुआ, आप इज इक्वल टू में क्या रखना चाह रहे हो? इज इक्वल टू में वो चीज रखना चाह रहे हो जो इसकी रेंज के अंदर अंदर आता हो। जो इसकी रेंज से बाहर आएगा तो मुझे x मिल ही नहीं पाएगा। मान लो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, आपने यहाँ पे -5 लिख दिया तो मुझे x नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका, मैं एक काम करता हूं कि मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूं। इसकी रेंज निकाल लेता हूं। रेंज निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, यदि क्लिक कर जाए तो इसकी रेंज निकालने के लिए, और आपको याद भी हो अपन ने क्वेश्चन भी करे थे, इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो साइन 2x हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का क्या था फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ये हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 2n। इसको उधर ले जाते हैं, साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 हो गया। और सबसे अच्छी बात कि ये साइन 2x माइनस कॉस 2x की रेंज तो बहुत इजीली निकल जाती है। a साइन x प्लस b कॉस x बन गया, a साइन x प्लस b कॉस x, a साइन x प्लस b कॉस x यदि आप बनाएंगे, a साइन x प्लस b कॉस x बनाएंगे तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी? -√2 से लेकर +√2 तक। तो मैं ऐसा बोलूं कि 2n माइनस 1 की वैल्यू यदि आप -√2 से लेकर +√2 के बीच में रखोगे तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां तक का लॉजिक समझ में आया कि नहीं बताओ? क्योंकि मेन यही है, इसके बाद तो कैलकुलेशन का खेला है। ठीक है भाई, आप इज इक्वल टू में कुछ भी रख रहे हो तो आपको सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब वो जो इज इक्वल टू में वो जो चीज मैं रख रहा हूं वो उसकी रेंज के अंदर अंदर आता हो। दैट इज माय लॉजिक। किसी में भी लगा सकते हैं, मतलब एक जनरल बात में बता रहा हूं, नॉट फॉर ट्रिग्नोमेट्री, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, किसी के लिए भी मैं ये वाली चीज अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो इधर कर देते हैं 1 +1 कर देते हैं, +1 कर दिया, ठीक है, +1 कर दिया, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो √2 की वैल्यू होती थी 1.4, 1 माइनस 1.4 मतलब 0.4, तो माइनस का 0.4 डिवाइडेड बाय 2 से लेकर 2.4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो गया -0.2 से लेकर 1.2 तक। तो n की वैल्यू अपन 0 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं। बिल्कुल सही बताया था आंसर, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बताया था, 0 और 1। ठीक है, और कोई मेथड किसी ने और किसी मेथड से करा है क्या? और किसी मेथड से कोई क्वाड्रेटिक सुन देखा था मैंने, कहीं कहीं पे दिखा मेरे को ऐसा किसी ने। कैसे किया था सौरभ? सौरभ और कैसे करा? यही आंसर आया क्या? कैसे करा था? क्या अप्रोच लगाई? स्क्वायरिंग करा? यार स्क्वायरिंग तो गड़बड़ है यार, स्क्वायरिंग तो थोड़ा डर ही लगता है। क्वाड्रेटिक की कंडीशन लगाए, क्वाड्रेटिक इसकी साइन एक्स की क्वाड्रेटिक बना के करा क्या बेटा? 0 और 1 कैसे आया? -0.2 से लेकर पर -0.2 से लेकर 1.2 n की वैल्यू ये आएगा, तो इसके बीच में इंटीजर वैल्यू चाहिए थी ना, तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? 0 एंड 1, तो इंटीजर आएंगे इसके बीच में। ठीक है, तो उसमें साइन एक्स की क्वाड्रेटिक आपने बनाई होगी, तो फिर cos x यदि आपने d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करा होगा तो कंडीशन इनसफिशिएंट है। देखो फिर कोइंसिडेंटली आंसर आया है, क्योंकि साइन एक्स की क्वाड्रेटिक बना के केवल d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, y से साइन एक्स को t मान लिया, नहीं उसमें एक दिक्कत है। देखो आप पॉइंट समझना, मैं समझा देता हूं मैं कि जैसे
और ये चीज मैंने क्वाड्रेटिक में भी बताई थी कि जैसे अपन जब किसी और वेरिएबल की क्वाड्रेटिक मानते हैं तो अपन ने क्या बेटा कि कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक तरह से, ध्यान से समझो। तो अपन ने क्या है कि किसी और वेरिएबल की क्वाड्रेटिक मानते ही अपन ने काफी सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे आप बोल रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग यदि मैं सोचूं तो मान लेते हैं कि साइन एक्स को टी, क्योंकि अपने को ये भी समझ में आना चाहिए ना कि भाई गलती कर रहे हैं तो एग्जैक्टली गलती। -√2 से √2 कैसे लिखा? मोहित माली a sin x प्लस b cos x की रेंज होती है -√a² प्लस b स्क्वायर से लेकर √a² प्लस b स्क्वायर। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। रिवाइज करो, बहुत ट्रिग्नोमेट्री का बहुत कॉमन पार्ट है। अब आप बोल रहे हो कि sin x को यदि मैं t मान लेता हूं तो लेट्स से t स्क्वायर प्लस t इंटू कॉस एक्स माइनस n इज इक्वल टू 0 करा आपने, ऐसा कुछ करा होगा आपने, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो यदि केवल आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा रहे हो तो ये कंडीशन ही आपकी गलत है, ठीक है। स्क्वायरिंग से कोइंसिडेंट लिया, हाँ स्क्वायरिंग में भी गड़बड़, स्क्वायरिंग से भी कोइंसिडेंट लिया हुआ है ना, ये कंडीशन ही गलत है। क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से तो आपको केवल t की वैल्यू मिली ना। अब t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में चाहिए ना, लेकिन सॉल्यूशन तो तब मिलेगा जब t की वैल्यू -1 से 1 आ जाए, तो वो भी गलत है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि आप sin x को t मान रहे हो और ऑलरेडी cos x भी है, मतलब x t के अंदर भी x और cos x को आपने अलग से कांस्टेंट पे भी मान लिया। आप एक ही वेरिएबल को वेरिएबल भी ले रहे हो और उसी को आप कांस्टेंट भी ले रहे हो। भाई x जो है वो t के अंदर भी है और x को आपने कांस्टेंट के अंदर ही मान रखा है, ठीक है ना। तो वो गड़बड़ मैथड है, ठीक है ना। यदि आपने किसी वेरिएबल को क्वाड्रेटिक, किसी को वेरिएबल माना है तो अब उसको कांस्टेंट में नहीं मान सकता ना मैं। जब आपने x को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हो तो हाउ आई कैन टेक दिस एज अ कांस्टेंट। कोई और यहाँ पे कुछ और x होता ना, cos की दिक्कत नहीं है, x की दिक्कत है। यहाँ पे मान लो cos अल्फा होता तो ठीक है, दैट इज फाइन, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं कंडीशन ऑफ बाउंडनेस। अब थोड़ा सा डिफरेंट एक कंसेप्ट आता है इसमें, एक डिफरेंट कंसेप्ट पे अपन अब काम करेंगे इसमें, ठीक है। मतलब एक तरह से वो ट्रिग्नोमेट्री का तो है ही सही, पर यह है कहीं ना कहीं वो एक जनरल कंसेप्ट भी है, कहीं ना कहीं एक जनरल कंसेप्ट भी है, दैट इज बाउंडनेस। और यू कैन से एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन, इसको मैं एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन बोलता हूं। बाउंडनेस और एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन में क्या होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसा मान लो आप कि आपके पास fx इज इक्वल टू gx लिखा हुआ है। एक जनरल बात मैं कर रहा हूं, नॉट फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हाँ, अपन ये जो मैं बात कर रहा हूं दिस इज इनफैक्ट एक आध क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने करा था, आपको याद हो तो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन शायद अपन पहले इस पे कर भी चुके थे, ठीक है। तो ठीक है, अब अभी वो वाला क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, इस चीज पर आ जाओ। तो ये कंडीशन एक जनरल बात है कि ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी ऐसी इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज अपन लगा सकते हैं। क्या है लॉजिक, क्या है पहले लॉजिक समझ लो इसको, ठीक है। कि आपके पास मान लो fx टू gx टाइप का कुछ लिखा हुआ है। fx में कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकते हैं, इधर कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मतलब कोई किसी भी टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के ही फंक्शन हो, दो कोई भी दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। Now there are three type of possibility, तीन टाइप की पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि मान लेते हैं एफ एक्स की रेंज ए से लेकर बी तक हो और dx की रेंज c से लेकर d तक हो, वेयर c इज ग्रेटर देन b। ऐसा कुछ एफ एक्स की रेंज a से लेकर b तक है, dx की रेंज c से लेकर d तक है और c ग्रेटर देन b। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं बात करूं, लेट्स से इसकी रेंज 1 से लेकर 2 तक है और इसकी रेंज 3 से लेकर 4 तक। तो कंफर्म है कि जब ये 1 से लेकर 2 तक है और ये 3 से लेकर 4 तक है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन से दिस इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर कट है। इसकी वैल्यू कभी इक्वल हो ही नहीं सकती दोनों। ठीक है, केस नंबर 2, मान लो कि इसकी वैल्यू a से लेकर b तक है और इसकी वैल्यू c से लेकर d तक है, लेकिन इस तरह से है कि c ग्रेटर देन b है, c ग्रेटर देन b है, मतलब समथिंग लाइक दैट। ऐसा मान लो आप कि लेट्स से इसकी रेंज 1 से लेकर 3 तक है और इसकी रेंज 2 से लेकर 4 तक है। मतलब दोनों की रेंज में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी रेंज इसके अंदर आ जाए या पूरी की पूरी रेंज इसके अंदर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे ये इक्वल टू ये हो जाए, 2, 2, 2.1, 2.1, 2.5, 2.5, 3, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जिसपे ये इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए दिस इज नॉट द केस ऑफ बाउंडनेस। ठीक है, इसको आप जनरल मेथड से करेंगे, जनरल मेथड। कभी ऐसी चीज बन जाए जनरल मेथड, मतलब जैसा अभी तक अपन कर रहे थे वैसा ही करना है। ठीक है, इसमें बाउंडनेस नहीं लगेगा। अब केस नंबर 3 की मैं बात करता हूं कि मान लो ये ए से लेकर बी तक आ जाए और ये बी से लेकर सी तक आ जाए। ये ए से बी तक आ जाए और ये बी से लेकर सी तक आ जाए। ठीक है, इसका मतलब लेट्स से ये 1 से लेकर 3 तक आ जाए और लेट्स से ये 3 से लेकर 5 तक आ जाए। 1 से 3 तक आ जाए और 3 से लेकर 5 तक आ जाए। ठीक है, कोई सेम ना निकला, इसमें बोल रहे हो सेम नहीं निकला, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ये रहा ना जिसमें कोई सेम नहीं निकला, ये रहा ना सेम का है इसमें सेम का है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। ठीक है ना, इसीलिए मैं तीनों पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, अब यहां पे 1 से 3 आ जाए और ये 3 से 5 आ जाए। ठीक है, अब इस वाले केस में क्लियर कट है कि ये इक्वल टू ये एक ही केस में पॉसिबल होगा जब fx की वैल्यू भी 3 आ जाए एंड gx की वैल्यू भी 3 आ जाए। fx की वैल्यू भी 3 आ जाए, gx की वैल्यू भी 3 आ जाए, तो आप fx इज इक्वल टू 3 को सॉल्व कर लो, gx इज इक्वल टू 3 को सॉल्व कर लो, फिर यहां से जो x की वैल्यू आएगी और जो यहां से x की सॉरी फिर यहां से जो x की वैल्यू आएगी और जो यहां से x की वैल्यू आएगी, ठीक है, उन दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन की यूनियन। इससे जो वैल्यू आएगी और इससे जो वैल्यू आएगी उसका इंटरसेक्शन लोगे कि यूनियन लोगे? इंटरसेक्शन यूनियन। अभी भी यार कंफ्यूजन है इंटरसेक्शन यूनियन में एकदम। जब रूपांशु फालतू की बात नहीं। बताओ क्या लोगे? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? होगा क्या ना, देखो आप ऐसे समझो कि आपको दोनों जगह 3 जो है वो एक ही एक्स पर चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि यहां अलग एक्स रखूंगा मैं यहां पर। भाई आप जब ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में वही एक्स यहां पे रखना और वही एक्स यहां पे रखना, अलग अलग तो रखना नहीं है ना। तो उसी एक्स के लिए आपको ये भी 3 देना चाहिए और उसी एक्स के लिए ये भी आपको 3 देना चाहिए। पता लगा?
ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, लेकिन ये x इक्वल टू 1 पे दे रहा है और ये x इक्वल टू 2 पे दे रहा है, तो भी क्या मतलब है, तो भी अपन सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? ठीक है ना भाई, मुझे तो सेम टाइम उसी x के लिए इधर भी 3 चाहिए और उसी x के लिए मुझे इधर भी 3 चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इंटरसेक्शन मुझे लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दोनों जगह आपके पास सेम वेरिएबल है, दोनों जगह सेम वेरिएबल है। ठीक है, अभी मैं सेम वेरिएबल की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में दोनों टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, सेम और डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, तो बस दोनों को सॉल्व कर लो एंड टेक इंटरसेक्शन, ठीक है, चलो अब इसको लिख लो। अब इसको मैं कुछ एक दो पॉइंट्स और बताता हूं इस पे। ये कैसे पता लगेगा कि ये क्या होगा, और 3 पर ही से वो रेंज निकाल के पता। हाँ, ये एक्चुअली आयुष ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, देखो कि एक्सट्रीम वैल्यू केस में क्या है कि डायरेक्टली मतलब कुछ ऐसा कोई हिंट मिलता नहीं। हाँ, उसमें क्या होता है, दो टाइप की प्रॉब्लम रहती है, दो टाइप की प्रॉब्लम रहती है कि एक तो क्या होता है, सेम वेरिएबल में दिक्कत है। जनरली कभी भी आपके पास एक इक्वेशन और दो वेरिएबल आ जाए, तीन वेरिएबल आ जाए, तो 99% चांस है कि बाउंडनेस लगता है, 99% चांस है। ठीक है, देखो जनरली अपना मैथमेटिक्स का रूल क्या है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो तीन इक्वेशन चाहिए, ऐसा होता है ना जनरली। कभी भी आपके पास एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो या एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, तो 99% चांस है कि बाउंडनेस केस बनेगा। तो यदि एक इक्वेशन में वेरिएबल ज्यादा आ रहे हैं तो पता लग जाता है। मेन प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपके पास वेरिएबल भी एक ही हो और इक्वेशन भी एक ही, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और इनफैक्ट क्वेश्चन आया भी है, क्वेश्चन आया हुआ भी एडवांस में, ऐसा एक ही वेरिएबल पे चेक करना है ना। अब बहुत सी, अच्छा दिक्कत क्या, बहुत सी बार क्वेश्चन मतलब देखना भी, अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, बहुत सी बार आप देखोगे तो पता लगेगा कि भाई क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अपने को ऐसा लगेगा कि यार इसको तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लग जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, पर वो अब चेक करके ही पता लगता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो चेक करके ही पता लगेगा। ठीक है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ, समझा नहीं, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ क्या लिखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें अब इसके। सेकंड वाले में सारे बचे हुए केस आएंगे, सेकंड वाले में सारे बचे हुए केस आएंगे, मतलब कि पूरा सेम या फर्स्ट फंक्शन पूरा आ जाए दूसरे में। मैं समझा नहीं। हाँ बोलो रूपांशु। एक दो क्वेश्चन कर लें एक बार, पहले एक दो क्वेश्चन कर लें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं एक बार। ठीक है, उसके बाद फिर आप पूछ लेना, फिर डाउट आया तो मेरे को बताना, है ना। पहले एक एक क्वेश्चन में दोनों का बता देता हूं, तो वो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। क्योंकि वो कंसेप्ट ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसा थ्योरेटिकली में कम ही समझ में आता हो, लेकिन जब क्वेश्चन पे अप्लाई होता है ना, तो अपने को वो समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा करना। जैसे मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, साइन 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 पावर 8x, फाइंड x, है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन लगता है।
ठीक है, अब देखो कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, पहले एक बार समझ लेना, है ना, एक बार समझ लेना। अच्छा, बहुत सी बार क्या होता है, एक चीज और मैं बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप इधर वाले को fx और इधर वाले को gx मान लेंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सी बार आपको लगे कि नहीं यार, इधर वाले की रेंज मेरे से डायरेक्ट नहीं निकल रही है, या इधर वाले की रेंज डायरेक्ट नहीं निकल रही है, अपन इसको इधर ले लें या इसको इधर ले लें तो फिर वो सॉल्व हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो लिखा हुआ उसको fx या gx मानना है, अपने को तो रेंज निकालनी आनी चाहिए। आपको लगे कभी इधर को किसी टर्म को इधर से इधर कर ले फिर रेंज निकल जाएगी, वो आप कर सकते हो। fx और gx अपने को डिसाइड करना है, मेरी इच्छा है कैसे करूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे क्या हो रहा है कि मैंने देखा अभी ऐसे सोल्व करने में थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगा, फिर एक आइडिया मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक होती है कि नहीं होती है। साइन एक्स की वैल्यू वैसे तो -1 से 1 होती है, पर पावर 4 लगा हुआ है तो इसलिए 0 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। तो साइन पावर 4x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 10 पावर 8x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक। रेंज याद होनी चाहिए, रेंज याद होनी चाहिए, बिल्कुल सही हर्षल, वेरी गुड। रेंज याद होनी चाहिए, 10 8x की रेंज 0 से लेके इनफाइनाइट। इसमें +1 कर देते हैं, +1 करेंगे, +1 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इधर वाले की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आ रही थी, इधर वाले की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आ रही थी, ठीक है। तो दोनों इक्वल कब हो सकते थे, दोनों इक्वल कब हो सकते थे, जब साइन 4x को भी 1 कर देता और 1 प्लस 10 पावर 8x भी 1 हो जाए, उसके अलावा कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये कंक्लूजन आ गया कि नहीं समझ में? दिस इज कॉल्ड बाउंडनेस, इसको मैं बाउंडनेस बोलता हूं। रूपांशु आई बात समझ में? इसको अपन बाउंडनेस बोल रहे हैं एक तरह से, ऐसा कुछ केस बन जाएगा, ठीक है। चलो अब बस अब आपका काम इतना सा है कि दोनों तरफ सॉल्व कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। अच्छा, वेरिएबल यदि डिफरेंट होते तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी मैं सेम क्वेश्चन बताता हूं आपको डिफरेंट वेरिएबल लेकर, ठीक है। अभी वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब डिफरेंट सेम वेरिएबल में तो फिर भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मुझे। तो इधर साइन पावर 4x इज इक्वल टू 1, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई बाय 2, इससे मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। स्क्वायर वाला सॉल्यूशन लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाला सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वलिटी कैसे करे नहीं आया, वो अपने को करनी है जलज, वो इक्वलिटी अपने को करनी है भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू 0 से 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 से इनफाइनाइट आ रही है, तो मैंने देखा कि इसको इक्वल करने के लिए मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी 1 करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी 1 करना पड़ेगा। सो दैट स्टेप वी हैव टू राइट। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी 1 कर दिया, राइट हैंड साइड को भी 1 कर दिया, वो अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अब सॉल्व करने का तरीका तो वही है जैसे अपन सॉल्व कर रहे थे। यहां पे ही आ गया, इधर 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10 8x इक्वल्स टू 0 आ गया। और वैसे तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, एनालिटिकली सोचोगे तो ही समझ में आ जाएगा। 10 मतलब कितना होता है, साइन बाय कॉस होता है, तो कॉस को उधर ले जाओ तो साइन 8x इक्वल्स टू 0, मतलब यहां से साइन x इक्वल्स टू 0 आ रहा है और यहां से साइन x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते, तो दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते। आपको तो इंटरसेक्शन चाहिए ना, सॉल्यूशन निकालना हो तो सॉल्यूशन निकाल लो, x इक्वल्स टू n पाई आएगा, पर इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन इज पाई, नो सॉल्यूशन, intersection is no solution. क्लियर है बात? आई बात समझ में? पावर 4 को वो तो अपन ने कर दिया, ये वाला ना, अरे साइन पावर 4x इक्वल्स टू 1 मतलब साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 ही होगा, वो तो साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 ही होगा, ठीक है। विदाउट जनरल सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन वही निकाल के देखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, वैसे तो वो इंटरवल में पूछेगा तो जनरल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी जरूरत पड़ रही हो अपने को करना पड़ेगा। 4-5 एंगल जैसे हमेशा करते हैं अपन, 6-7 एंगल यहाँ से निकाल लो, 6-7 एंगल यहाँ से निकाल लो, जो कॉमन एंगल है उसका पैटर्न बना लो,
वो आपने पढ़ना। वैसे वो पूछता नहीं, जनरली इंटरवल में पूछता है वो अपने पास, है ना। अब सेम क्वेश्चन, इसको लिख लो एक बार, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दो थोड़ा चेंज करके बताता हूं मैं। साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर एक्स को भी साइन साइन एक्स, नहीं इसको साइन एक्स में लिखोगे, साइन एक्स, ये दोनों अलग अलग है, वो दोनों चीज अलग अलग हुई रूपांशु। रूपांशु साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज डिफरेंट। यहां पे साइन एक्स प्लस माइनस 1 हो सकता है। सेम सेम, वन को उधर ले जाके करोगे तो भी सेम होगा अक्षर, कोई दिक्कत नहीं है। आप वन को इधर ले जाते तो इसकी रेंज उसके अकॉर्डिंग जीरो से लेकर कुछ -1 तक आ जाती, ठीक है, तब भी केस वही बनता मेरे पास, ठीक है। हाँ, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा चैलेंज है, देखो शशांक, ये मैंने पहले ही बोला था कि आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहेगा। मतलब देखो जनरली क्या होता है कि आप तो अपनी नॉर्मल मेथड से स्टार्ट करो, है ना। मतलब अब जैसे आप ये सोचो ना, आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपको कैसे पता लगता है कि साइन सी प्लस साइन डी लगाना है कि क्वाड्रेटिक बनाना है कि टी मानना है, क्वेश्चन देख के समझते हो ना। आप क्वाड्रेटिक बना के ट्राई करते हो, नहीं बनता है तो फिर साइन सी प्लस साइन डी या कुछ और लगाते हो, साइन थी थीटा। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। कभी आपको लगे कि यार इसकी रेंज बहुत इजीली निकल रही है, इसकी रेंज बहुत इजीली निकल रही है, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी मैं चेक कर सकता हूँ। चेक करने की बात है वो, तो यार चेक तो करना पड़ेगा मतलब, क्योंकि और कोई ऐसा, हाँ बस जो अभी जैसा मैं एक केस जो बता रहा हूँ, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है आपका, और अब की बार है साइन पावर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 8xy। इधर y कर दिया मैंने, इधर y कर दिया, ठीक है, इधर y कर दिया। अब क्या है कि जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि यदि आपके पास एक इक्वेशन से दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल ऐसा निकालना हो तो 99.9% चांस है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू या बाउंडनेस बनना ही बनना है। क्योंकि एक इक्वेशन से मैं दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल की वैल्यू बिना किसी और एडिशनल रिस्ट्रिक्शन के नहीं निकाल सकता, कोई ना कोई और रिस्ट्रिक्शन जरूर मेरे पास होगा जिससे निकाल सकता है। अब इसमें इंटरसेक्शन का काम नहीं है, एक्स अलग से निकाल लो, वाई अलग से निकाल लो, काम खत्म, ठीक है। लॉजिक पूरा होगा वही है, इसकी रेंज 0 से लेके 1 तक, इसकी रेंज 1 से इनफाइनाइट तक, दोनों इक्वल करने के लिए इसको भी 1 करना पड़ेगा, इसको भी 1 करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा 10 8y इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ये n पाई आ जाएगा, और यहां से x इज इक्वल टू m पाई प्लस माइनस। अब की बार इंटरसेक्शन का काम नहीं, ये अलग से x आ गया और ये अलग से y आ गया, बात खत्म। ये अलग से x आ गया और अलग से y आ गया, दैट इज फाइनल। हाँ, अब इसमें मान लो वो ऐसा पूछ ले, जैसे एक पॉइंट में बता देता हूं, कभी कभी पे आपको एक पॉइंट और अलग से वो पूछेगा, ठीक है। मान लो मैं ऐसा दे देता, दिस फाइंड फाइंड all possible ordered pair of x y if x belongs to 0 to 2 pi and y also belongs to 0 to 2 pi, ऐसा, ठीक। तो बस ये है कि x 0 से 2 पाई में निकालना है, तो m इक्वल टू 0 लिया तो पाई बाय 2 आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 तो लेंगे, m इक्वल टू 1 लिया तो 3 पाई बाय 2 आ रहा है, और 2 पे भी ये आएगा। यहां से y इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 पे 0, 1 पे पाई और इस पे 2 पाई। तो x की दो वैल्यू आ रही है, y की 3 वैल्यू आ रही है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने लिखोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने लिखोगे, दिया, बहुत गड़बड़ है।
ऑर्डर पेयर का आंसर नहीं दिया पाया आप लोग। मैंने x की वैल्यू बता दी और y की वैल्यू बता दी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6 लिखोगे ना जी, 5 या 2 क्यों लिखोगे, 6 लिखोगे ना। भाई ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है, एक x की वैल्यू लेगी एक y की वैल्यू लेगी। तो आपने उसमें फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में भी बहुत क्वेश्चन करे ऑर्डर पेयर वाले तो, ठीक है। पाई बाई 2 कॉमा 0, पाई बाई 2 कॉमा पाई, पाई बाई 2 कॉमा 2 पाई, 3 पाई बाई 2 कॉमा 0, 3 पाई बाई 2 कॉमा पाई, 3 पाई बाई 2 कॉमा 2 पाई, 6 ऑर्डर पेयर हो जाएंगे अपने पास, है ना। तो यदि वो x और y के लिए रिस्ट्रिक्शन दे दे तो बस वो उसके अकॉर्डिंग आप x और y निकाल लेना। रिस्ट्रिक्शन नहीं दे तो बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं, आप अलग से x अलग से y निकाल के आंसर बता देना। आई कि नहीं बात समझ में, कैसे करना है क्या करना है। एक डाउट है कि मैं बिल्कुल भूल गया कि m और n अलग अलग क्यों लेते हैं। m और n अलग अलग इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे यदि आप कोई वैल्यू लो तो उस वैल्यू का इस वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे 1 रख देना, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे 0 रख देना। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर m, आई हैव टेकन n, कि दोनों का m और n का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, वैल्यूज ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय वैल्यूज ऑफ y। बड़े आगे कर सकते हो आप क्वेश्चन इसका। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर जेड, पॉइंट एक्स वाई जेड।
हाँ, आसिम का सही है। विधान जेड की वैल्यू बराबर है। यश, यश का भी सही है। अक्षत का भी सही है। हाँ, अर्णव का भी सही है। वेरी गुड। देखो वो तो समझ में आ गया ना, तो फिर तो सही होना ही होना है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है वो, क्योंकि है ना। नो सॉल्यूशन क्यों ना। और अभी तो सबसे अच्छी बात है कि आपको पता भी है किस मेथड से करना है। चलो बता दूं। देखो साइन इसको, इसमें एक तरह से दो बार बाउंडनेस लगा, एक तरह से देखा जाए तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक, कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 0 से 1 तक। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। इधर यदि मैं सेक स्क्वायर की बात करूंगा तो सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेकर इंफाइनाइट तक। इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो ये आएगा 2 से लेकर इंफाइनाइट तक। ठीक है, समर्थ का भी आंसर सही है, आंचल का भी आंसर सही है, आंचल का भी सही है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है। ठीक है, खुशबू हाँ जेड तो ठीक निकाला है खुशबू। इधर वाले की वैल्यू 0 से 2 तक है, और इधर वाले की वैल्यू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ये 0 से 2 आ रहा है, वो 2 से इनफाइनाइट आ रहा है, तो साफ साफ बता सकते हैं अपन कि दोनों इक्वल टू एक ही केस में हो सकते हैं, जब ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए। एक ही केस में हो सकते हैं ना, है ना। जनरल सॉल्यूशन लिखना है, ओम ओम जनरल सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, ये 2 होने का मतलब हो गया सेक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो जेड इज इक्वल टू एन पाई। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। ये इटसेल्फ एक ही केस में हो सकता है, जब ये भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए। इसके अलावा कभी 2 हो पाएगा क्या, आप सोच के देखो। क्योंकि आप बोलो कि नहीं इसको अपन 1 से कम कर दें, तो इसको 1 से कम करोगे तो इसको 1 से ज्यादा करना पड़ेगा ना, और cos थीटा 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इटसेल्फ आप ध्यान से देखो ना, तो ये भी बाउंडनेस हो गया एक तरह से, दिस इज कॉल्ड बाउंडनेस। एक्सट्रीम वैल्यू क्या भाई, ये 2 आई एक ही केस में रहा मेरे पास, तो इसको भी 1 कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 मतलब साइन स्क्वायर पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू, उधर n ले लिया तो इधर m पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 कर देते हैं, इधर cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू r इंटू पाई कर देते हैं। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। बताओ कोई डाउट है किसी को। और जब तक देखो सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक तीनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंटरसेक्शन का भी खेला नहीं है कुछ भी। अलग से x निकाल दिया, अलग से y निकाल दिया, अलग से z निकाल दिया। क्लियर है सबको, कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब थोड़ा सा डिफरेंट दे दें। मैंने आपको ये भी यही तो भेजा था वैभव, आपने जेड किसी एक चीज में अलग लिखा था, आपने कुछ एक्स या वाई कुछ तो भी अलग लिखा था आपने। अच्छा यहाँ पे बना है, यहाँ पे 1 कर लेना बेटा, यहाँ पे 1 कर लेना।
2 cos square x square plus x by 6 is equal to 2 power x plus 2 power minus x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। 2 cos square x square plus x by 6 is equals to 2 power x plus 2 power minus x। x की वैल्यू निकालनी है। ओके, वीडियो पॉज हो रहा है। वीडियो पॉज हो रहा है क्या भाई? कोई दिक्कत आ रही है क्या ऐसी? और तो किसी ने नहीं लिखा ना कि नहीं हो रही ना? नहीं हो रहा। हर्ष किशोर नहीं हो रहा बेटा? हर्ष नहीं हो रहा है? सबका बढ़िया से चल रहा है। लास्ट वाले में वाई, हाँ वाई इक्वल्स टू जेड था पर पर्टिकुलर, पर उसको अपन वाई इक्वल्स टू जेड नहीं लिखेंगे। देखो एक चीज समझना, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं इसको वाई इक्वल्स टू जेड नहीं लिख सकता। अब वाई इक्वल्स टू जेड लिखने का मतलब तो वही हो गया ना, क्योंकि वाई इक्वल्स टू जेड लिखने का कभी भी वाई इक्वल्स टू जेड मत लिखना, क्योंकि y इक्वल्स टू जेड का मतलब तो क्या हो गया? y इक्वल्स टू जेड का मतलब तो क्या हो गया कि आप y की वैल्यू पाई लोगे तो z की वैल्यू भी पाई लेनी है, y की वैल्यू 2 पाई लेनी है तो z की वैल्यू भी 2 पाई लेनी है। पर ऐसा जरूरी नहीं है ना, मैं z की वैल्यू पाई ले सकता हूं और y की वैल्यू 2 पाई ले सकता हूं, y की वैल्यू 3 पाई ले सकता हूं। तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं लिखना, आपको लिखना तीनों को अलग अलग, मतलब ऑप्शन में यदि वो देते हैं कि y इक्वल्स टू जेड तो फिर वो ऑप्शन हो जाएगा, है ना? ये चीज समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अर्णव नहीं, हर्षल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ वैभव सही है। हाँ आयुष का सही आंसर आया, वेरी गुड आयुष। नहीं रूपांशु, हाँ अनुराग का सही आंसर। ये पिछले क्वेश्चन की बोल रहे हो क्या मोहित? y इज इक्वल टू आर पाई प्लस माइनस पाई लिख सकते थे cos y के लिए? हाँ लिख सकते थे, हाँ लिख तो सकते हो भी। हाँ सही है उत्कर्ष। हर्षल थोड़ा सा एक बार चेक कर लो, आप जो आंसर आप बता रहे हैं उस आंसर, एक आंसर सही है आपका, चेक कर लो फिर से। हाँ कुहू आपका भी एक आंसर सही है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में देखो आपको कंक्लूजन तो समझ में आ जाएगा, पर फाइनल आंसर निकालना, हालांकि एक चीज थोड़ी सी अभी आपकी कम प्रैक्टिस में है इसलिए भी वो दिक्कत है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब फाइनल आंसर अपन कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ ये सही है, आंचल का सही है, अमन पौनीकर का भी सही है, आयुष आपका भी, आयुष पटेल आपका भी वही एक आंसर सही आ रहा है, एक गड़बड़ आ रहा है। बस फाइनल कंक्लूजन निकालने में थोड़ा सा एक बार आप ध्यान, और आप तो सीधा सीधा रख के भी देख सकते हो ना भाई, आप तो रख के भी देख सकते हो। हाँ हाँ उत्कर्ष, चलो बता दें। इधर तो आ रहा है मेरे पास 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x, ठीक है, आंसर x इक्वल टू 0 है, आंसर इज ओनली x इक्वल टू 0, ठीक है। इधर आ रहा है मेरे पास 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x, तो 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, याद है क्या ये वाली चीज, ये वाली चीज याद है, 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 पावर x को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बस फिर तो काम बहुत आसान हो गया अपने पास। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, मतलब 2 से लेकर इनफाइनाइट आ गया मेरे पास, ठीक है। हाँ अब इधर तो मुझे ये तो नहीं पता, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का तो मुझे पता है कि 0 से लेकर 1 तक होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, हाँ x प्लस 1 बाई एक्स, सही बात, कॉस स्क्वायर तो 0 से लेके 1 तक होता है, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 से लेके 2 तक होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से लेके 2 तक, ये वैल्यू 0 से 2 तक आ रही है, ये वैल्यू 2 से इनफाइनाइट आ रही है। बताइए दोनों को इक्वल कब कर सकते हैं, जब दोनों इक्वल टू 2 हो जाए, ये भी 2 कर दो और ये भी 2 कर देंगे। बताओ कोई डाउट है किसी को, है ना। अब देखो इसको थोड़ा स्टाइल से सॉल्व करो आप, अपने को लास्ट में क्या लेना है, ठीक है, ये ग्रेटर देन वाला खुशबू वो एएमजीएम से मैंने बताया था, एएमजीएम से, है ना। अभी तो आपको याद रखना पड़ेगा, अपन सीरीज में और डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है हमेशा, ठीक है। अभी आप चाहो तो याद कर सकते हो कि पॉजिटिव x के लिए, और यदि x नेगेटिव होता तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2 होती है। तो यहाँ पे 2 पावर x है, तो 2 पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, सो दैट्स व्हाई ये वाली कंडीशन लग जाएगी उसमें, ठीक है ना। हाँ अब आप देखो इस वाले कंडीशन को देखो, आपको लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, ये तो बात समझ में आ रही है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं दूसरे को सॉल्व करूंगा, केवल दूसरे को, उससे मुझे पता लग जाएगा मेरा आंसर क्या है। कभी भी जब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री दोनों चीज एक साथ आ जाए और आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ट्रिग्नोमेट्री वाले को मत सॉल्व करो, आप पहले एल्जेब्रिक वाले को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक वाला हमेशा आपको सर्टेन वैल्यूज देगा, एक वैल्यू देगा, दो वैल्यू देगा, तीन वैल्यू देगा, तो वो दो तीन वैल्यू में ऑप्शन में रख के चेक कर लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले में रख के चेक कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, लेट्स से 2 पावर x को t मान लिया, तो t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 2, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t मतलब क्या, 2 पावर x इक्वल टू 0। अब आप ये सोचो कि इधर वाले का आंसर x इक्वल टू 0 आ रहा है, इधर वाले का आंसर x इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा एक सेट 0 है, अब इधर वाले सेट में कोई भी आंसर आ जाए, कोई भी आंसर आ जाए, लेट दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, अब मुझे पता है ए कुछ भी आ जाए, लेकिन ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो मैक्सिमम 0 हो सकता है, ए और बी का इंटरसेक्शन मैक्सिमम 0 ही हो सकता है कि नहीं, बात आई कि नहीं समझ में,
भाई आप किसी भी दो सेट का यदि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। हाँ जीरो तो आना चाहिए, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, अभी नहीं बोल रहा हूं कि जीरो आएगा ही, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। भाई आप कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सेट इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना, तो यदि एक सेट में मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो इंटरसेक्शन में तो वो वैल्यू आ ही नहीं सकती। या मैं ऐसा बोलूं कि एक सेट में जो भी वैल्यू आ रही होगी इंटरसेक्शन में मैक्सिमम या तो वो वैल्यू आ रही होगी या उससे कम आएगी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये जीरो आ रहा है, तो मुझे अब कंफर्म पता हो गया कि मेरा आंसर या तो जीरो होगा या जीरो से कम होगा, जीरो से ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब जीरो होगा कि नहीं होगा वो इसमें रख के चेक कर लेता हूं। तो जब इसमें मैं x इक्वल टू जीरो रख रहा हूं, cos जीरो हो गया तो cos जीरो हो गया और ये 2 आ भी रहा है, so that's why my final answer is only 0, x equals to 0। आई कि नहीं ये वाली बात समझ में? अभी मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं कि मान लो ठीक है भाई जीरो, आप बोले कि नहीं सर मुझे तो सॉल्व ही करना है, तो वो तरीका मैं बताता हूं कि सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में यदि मुझे करना होता तो मैं ऐसे ही करता, ठीक है, कि कंडीशन कैसे कंफर्म की वो समझ नहीं आया। इसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वाले की, क्या कौन सी वाले की, इधर वाले की बोल रहे हो क्या विधान, इधर वाले की बोल रहे हो कि इधर वाले की बोल रहे हो? इधर वाले की, वो अभी याद रख लो, वो एएमजीएम से निकाला हुआ है वो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक। मैंने पहले भी बोला था कि वो अभी के लिए आप याद रख लो, डिटेल में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में आएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अरे आप समझे नहीं, देखो पर पाटीदार, फिर आप स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत निकाल रहे हो, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे, ठीक है। रितेश अग्रवाल क्या बोल रहा है, सेकंड मेथड 2 cos स्क्वायर थीटा भी लग जाता, 2 cos स्क्वायर थीटा की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे तो रेंज निकालनी है, डायरेक्ट ही रेंज निकल जाएगी, ठीक है। हाँ वो बिना सॉल्व करे, पर मैं एक जनरल मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक जनरल मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। देखो आप इंटरसेक्शन में एक सीधी सादी पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है, एक बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है। अब मैंने बोला कि आपके पास इस सेट में तीन वैल्यू है 1 2 3, मैं इतनी सी बात यूज करना चाह रहा हूं कि जब मुझे पता है कि सेट बी में 1 2 3 है, अब सेट ए में कोई भी वैल्यू हो, कितनी भी वैल्यू हो, लेकिन जो ए इंटरसेक्शन बी आ सकता है, इंटरसेक्शन बी आ सकता है, वो या तो 1 2 3 आएगा या इससे कम आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि इससे ज्यादा कैसे आएगा, वो तो वो ज्यादा एलिमेंट तो सेट बी में है ही नहीं ना, सेट बी में ज्यादा एलिमेंट है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई मैं सिंपल सा पॉइंट आपसे बोल रहा हूं कि मुझे इससे जो सॉल्यूशन निकलता, इससे जो सॉल्यूशन निकलता, मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना था। इससे जो सॉल्यूशन निकला एक ही वैल्यू निकली है, x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 निकली है, तो मुझे कंफर्म पता है कि अब इंटरसेक्शन या तो 0 आएगा या उससे कम आएगा। 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, 0 आएगा या नहीं आएगा वो बस इस चीज पे पता लगाना पड़ेगा कि भाई इस वाले सेट में 0 है कि नहीं। जैसे मैंने बोला ना कि इंटरसेक्शन 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि सेट ए में 1 2 3 है कि नहीं है। सेट ए में यदि 1 2 3 है तो 1 2 3 आ जाएगा, सेट ए में केवल 1 2 है तो 1 2 आएगा, सेट ए में 1 2 3 4 5 6 ज्यादा है तो भी 1 2 3 से ज्यादा तो नहीं आ सकता इंटरसेक्शन। तो मैं इसी चीज को यूज करना चाह रहा हूं, मुझे पता है कि इसके तो जब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो आई एम गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, but when I will solve this I will get certain number of solutions, one solution or two solution or three solution। तो मैंने उल्टा करा क्वेश्चन को कि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं और सबसे अच्छी बात कि एक वैल्यू आ गई, तो बस मैं उल्टा करता हूं कि अब इसको इसमें रख के देख लेता हूं। अब आप बोलो कि नहीं सर इसके तो और भी सॉल्यूशन आते आते ना, और भी सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन वो इंटरसेक्शन में तो नहीं आ सकते क्योंकि उधर वाले का तो सेट ही 0 है, ठीक है। आई कि नहीं अब बात समझ में? और ऐसा हमेशा अपन करते हैं, आगे अपन 12th में भी जैसे मैं डोमेन वगैरह के क्वेश्चंस करता हूं ना, वहां पे भी जब भी मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मिली है और एक एल्जेब्रिक, ऐसा हमेशा सोच सकते हो आप, भाई एक जनरल सी बात है, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करनी है और एक एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है,
मुझे पता है कि जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा आई एम गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे इंटरवल्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक या दो या कुछ वैल्यू मिलेगी, तो इंटरसेक्शन लेना है तो कम वाले को सॉल्व करके उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले को चेक कर लो, ठीक है। यदि चेक हो रहा है इजीली, यदि चेक हो रहा है, नहीं हो रहा होता तो नो डाउट इसको भी मैं सॉल्व करता ही करता। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। आप बोलो कि नहीं मुझे तो पूरा सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ, अब मैं वो भी करके दिखा देता हूं कि मान लो इसको यदि मुझे सॉल्व करना होता, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है, जीरो सेटिस्फाइड नहीं करता कॉस वाली इक्वेशन में तो 5 आंसर बता देते हैं, ऐसे सिंपल। अरे भाई ए इसमें 1 2 3 है, इसमें यदि 1 2 3 नहीं है तो मैं आंसर ए इंटरसेक्शन बी 5 बता देता। यही तो मैं बोल रहा हूं कि भाई जीरो आएगा या जीरो भी नहीं आएगा, दो ही चीजें हैं। नहीं कर रहा होता जीरो भी आंसर नहीं बताता, सीधा सीधा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको तब भी मैं बताता हूं, इसको सॉल्व भी करना होता तो कैसे करते हैं, इसको यदि सॉल्व भी करना होता तो कैसे करते हैं। 2 को उधर ले जाते हैं, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 6 इज इक्वल टू 1, ऐसा करते हैं आप, ठीक है। 1 को मैं क्या लिख लेता, cos स्क्वायर 0, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, n पाई, ठीक है, ये n पाई आ जाता, राइट। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 n पाई इक्वल टू 0, ऐसा होता, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनती, इनफाइनाइट n की वैल्यू ले सकते थे, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक्स बनती है आपके पास, ठीक है। हर क्वाड्रेटिक के लिए मुझे चेक करना पड़ता, मैं जनरल चेक कर लेता, जैसे मान लो मैं जनरल चेक कर लेता, जैसे मान लो अभी सबसे पहले n इक्वल टू 0 रखा आपने, तो n इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड माइनस। अब आपने वही गलती करी, जिस बच्चे ने 0 एंड माइनस वन आंसर बताया, बहुत सारे बच्चों ने 0 माइनस वन आंसर बताया, आपने फिर वही गलती करी, इंटरसेक्शन ले लिया आपने। जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन लेते तो 0 आंसर आ जाता अपने पास, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी। अब फिर n इक्वल टू 1 लेता, फिर n इक्वल टू 2 लेता, तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मेरे पास बनते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हो, क्वेश्चन में कुछ कुछ देता अपने पास, आपने को इनफाइनाइट ऐसा थोड़ी ना इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता, कुछ कुछ कंडीशन वो क्वेश्चन में देता, अपन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। और यही है ना कि अभी मेरा ये सारा पार्ट बच गया सॉल्व करने के लिए, बस मैंने सीधे 0 निकाल के 0 उसमें रख के चेक कर लिया, बस 0 इज द फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं बात, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, राइट राइट। तो बहुत सी बार क्या होता है, देखो कैलकुलेशन में अपने को थोड़ा बहुत स्मार्ट भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अपन पूरे कन्वेंशनल मेथड से ही चलें, बहुत सी बार कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करके भी अपन अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो फाइनल आंसर इसका आएगा x इक्वल्स टू 0, फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पावर सेक स्क्वायर x, या इसको बाद में देता हूं मैं, पहले दूसरा क्वेश्चन लिख लेना, इसको बाद में दूंगा मैं। 12 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21 x एंड y। x और y की वैल्यू बतानी है आप, और या मैं ऐसा कर देता हूँ, हाँ y की वैल्यू तो आप y बिलोंग्स टू r ले लेना, और x की वैल्यू चलो ठीक है उसमें दिक्कत आएगी, जनरल सॉल्यूशन बताना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है अक्षर, जैसे मान लो मैंने डिपेंड करता है, यदि इजी वैल्यू निकल रही है, आपको रखना इजी पड़ रहा है तो चेक कर लो, ज्यादा आसान है। मतलब 2-3 वैल्यू रख रही है, 2-3 वैल्यू तो इसमें रख सकते हो ना, रख के चेक कर लो तो समझ में आ जाएगा ऐसे ही। ट्वेल्व साइन 2x, यहाँ पे 12 साइन x है, 12 साइन x प्लस 5 cos x,
हाँ y की वैल्यू तो इजीली निकल जाती है। वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड। ना ना अक्षर, ओके हर्ष। नहीं दिव्यम, हर्षल आज अच्छा कर रहा है। हर्षल ने काफी क्वेश्चंस के आंसर दिए आज सही से। हाँ यश, ठीक है यश, अर्णव ठीक है। y की वैल्यू तो इजीली निकल जाती है, x के लिए थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी आपको। नहीं पर विधान कोई डाउट है क्या? y इक्वल्स टू 2, हाँ सही है। y की वैल्यू तो सही है, x की वैल्यू निकालो। ना ना, x की आप रेंज बता रहे हो, आप x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, मतलब थोड़ी सी एग्जैक्ट, मतलब थोड़ी सी इनवर्स इनवर्स फॉर्म में आ सकती है एक्चुअली। y तो ठीक है आपका, y तो सबका सही आ रहा है। ना ना ना, हाँ y की सही है, x की वैल्यू नहीं आ रही किसी की। देखो इधर की यदि मैं रेंज निकाल रहा हूं तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 21/2, तो यहाँ पे करा y-2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 21/2, तो 2 इंटू y-2 का होल स्क्वायर -8 तो प्लस 13/2, ठीक है। और ये आ जाएगा 13 प्लस 2 इंटू y-2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 0 से इनफाइनाइट, प्लस 13 करेंगे तो इसकी रेंज आ रही है 13 से लेकर इनफाइनाइट। और इधर वाले की रेंज आपको सबको पता होगी, -13 से लेकर +13 तक होती है। √a² प्लस बी स्क्वायर, याद है ना? √a² प्लस बी स्क्वायर माइनस √a² प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी रेंज -13 से लेकर +13 तक हो गई। हाँ नहीं नहीं नहीं, अर्णव अभी भी गलत। जनरल सॉल्यूशन, हाँ आपने वो थीटा तो मुझे लग रहा सही निकाला, वो जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखा अर्णव आपने, बाकी तो ठीक निकाला। तो इधर -13 से 13, इधर 13 से इनफाइनाइट, तो दोनों एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं, जब ये भी 13 हो जाए और ये भी 13 हो जाए। और मुझे पता है ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये 13 कब होगा? जब ये 0 हो जाए, तो ये 0 के लिए y इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा। अब इसको इज इक्वल टू 13 बताओ, लास्ट क्लास में बताया था a sin x प्लस b cos x वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हाँ आप सही कर रहे हो हर्षल, वेरी गुड। √a² प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, याद आ रहा है? लास्ट क्लास में बताया था a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c वाला फॉर्म, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c वाला फॉर्म। तो √a² प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। किसका बना है? cos का बना है कि sin का बना है? sin का बना लेते हैं, चलो इसको cos थीटा लिख देते हैं, इसको sin थीटा लिख देते हैं। तो मेरे पास आ गया sin ऑफ x प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। 1 मतलब क्या? sin π/2। ओ 1 का तो वैसे लिखते हैं ना अपन, अलग से लिखते हैं ना 1 का तो। sin थीटा इक्वल टू 1 का तो क्या लिखते हो आप? 2n पाई प्लस π/2 लिखते हो ना। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा, वेयर ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है,
है ना। तो साइन थीटा 5/13 है, कॉस थीटा 12/13 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा 5/12 है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 भी लिख सकते हो। हाँ वो भी सही है, आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जनरली क्या होता है, एक्चुअली ये जो थीटा की वैल्यू रखते हैं ना, यदि अपने को साइन और कॉस दोनों को चेंज करा ना, अपने साइन और कॉस दोनों को, तो जनरली एक वजह समझ लेना बेटा, यदि आपने साइन और कॉस दोनों को चेंज करा है ना, तो जनरली थीटा की जो वैल्यू है टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखने में क्या होता है, साइन भी सेटिस्फाइड हो जाता है, कॉस भी सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो दिस इज एक्स एंड दिस इज, क्लियर है सबको, आ गई कि नहीं बात समझ में। अब वो है ना, ठीक है, इधर कॉस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कॉस, वही मैं बोल रहा था, कॉस में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली टेन का जो क्वाड्रेंट है ना, ऐसा रहता है कि टेन का क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है ना, नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट और पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो दोनों को सेटिस्फाइड कर देता है वो, इसलिए जनरली वो टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखता है अपन उसको। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है अभी, तो तुरंत मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिगनर बॉक्स 3 कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 3 अब कर सकते हो आप। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।